तो बच्चों आज हमें पढ़ना है एक्सेस प्रेशर के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है हमें? एक्सेस प्रेशर के बारे में। तो इसके बारे में पढ़ने के लिए थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने ब्लैक स्क्रीन यूज की है। थोड़ा रफ मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है? तो हमें पता चलेगा कि एक्सेस प्रेशर होता क्या है, और ये बोर्ड का आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है? अगर मैं पिछले 2 साल की बात करूं तो ये कभी नहीं आया है, 2 साल तो आया ही नहीं है। लेकिन उसके पहले 3 साल की बात करता हूं जो बैक टू बैक एग्जाम में आया। इसका एक और नाम आता है एग्जाम में, लैपलास लॉ। ये ऐसे दो नाम आपके एग्जाम में रहते हैं, बैक टू बैक आया हुआ एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर रेफर करें। एग्जाम में थ्योरी भी आ रही है, न्यूमेरिकल भी आ रही है, बट पिछले 2 साल से नहीं आया है, काफी ज्यादा गैप हो गई है इस आईएमपी क्वेश्चन के लिए। तो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि एक्चुअल में एक्सेस क्या है। एक्सेस मतलब ज्यादा, एक्सेस मतलब ज्यादा वाला प्रेशर। तो ज्यादा का क्या है, चलिए देखिए यहाँ पे। तो एक आपके पास बबल ड्रॉप है, एक लिक्विड ड्रॉप है। इस लिक्विड ड्रॉप में क्या होगा, बाहर से कुछ फोर्स लग रहा होगा। ये जो बाहर से फोर्स लग रहा है इसे मैं एटमॉस्फेरिक कह देता हूं, एटमॉस्फेयर, ठीक है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहिए या फिर एटमॉस्फेरिक फोर्स कहिए। तो बाहर से कुछ एटमॉस्फेरिक, आउटसाइड बोल सकता हूं मैं इसको। एटमॉस्फेरिक मतलब क्या मैं बोल सकता हूं इसको? आउटसाइड। बाहर से लग रहा है तो आउटसाइड बोल देते हैं, ओके? तो ये तो बाहर से लग रहा है, क्या कुछ अंदर से भी लग रहा है क्या? क्या कुछ अंदर से भी लग रहा है क्या? तो आप कहेंगे हाँ सर, इस लिक्विड को कोई तो भी छोटा करना चाहता है। कोई मुझे बता सकता है लिक्विड को छोटा करने वाले फोर्स का नाम? द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड टू मिनिमाइज इट सरफेस एरिया। कोई बता सकता है मुझे? सरफेस एरिया को कम करने वाली प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? चैप्टर का नाम ही सरफेस टेंशन। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको कोई तो भी अंदर खींच रहा है। इसको हर जगह से, मतलब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि एटमॉस्फेयर तक यहां से नहीं लग रहा है, हर जगह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है, हर जगह से, हर जगह से। तो इतने सारे मैं सरफेस स्टेशन के फोर्सेस नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हर जगह से मतलब यहां से चारों जगह से एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो लग रहा है बाहर से। अंदर की बात करेंगे हम अभी, ठीक है? तो ये तो चलो सर सरफेस टेंशन की बात कर ली हमने, यहाँ पे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। किसकी बात की हमने? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। अच्छा, तो ये तो सर सरफेस टेंशन का हो गया, ये आउटसाइड का हो गया। तो क्या इनसाइड ये बबल अपने आप को बड़ा करना चाहेगा, एक्सपांड करना चाहेगा? क्या अंदर से ये अपने आप को एक्सपांड करना चाहता है? हाँ बिल्कुल, ये इनसाइड जो फोर्स लग रहा है ये अपने आप को एक्सपांड करना चाहता है। कभी कभी आपने देखा होगा बबल, सो बबल मॉलिक्यूल फूट जाते हैं। फूट जाते हैं मतलब क्यों ऐसा होता होगा? क्यों ऐसा होता होगा? थोड़ा सा मैथ समझिए आप, इस वेक्टर को समझिएगा आप। क्या यहाँ पे दोनों एंटी पैरेलल है? अच्छा, पहले सेम कौन है? देखिए ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो मैं तो ऐसा कुछ वेक्टर के रूल के हिसाब से लगा सकता हूं। ये समझा क्या? तो इसके हिसाब से आपको समझ जाएगा कि बड़ा कौन और छोटा कौन। तो आप कहेंगे सर ये जो इनसाइड प्रेशर है ये सबसे ज्यादा है, ये जो इनसाइड प्रेशर है ये सबसे ज्यादा है। और मैं आपको यही पूछ रहा हूं कि कौन सा प्रेशर या फिर कौन सा फोर्स सबसे ज्यादा है। क्या सबको बेसिक समझ गया? मैं क्या पढ़ाने वाला हूं इस चैप्टर में वो समझ गया क्या? इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले वो क्लियर हो गया क्या? तो हमें पढ़ना है इनसाइड प्रेशर। हमें क्या पढ़ना है बच्चों? इनसाइड प्रेशर। और जो एक्स्ट्रा का प्रेशर आपको दिख रहा है, ये जो एक्स्ट्रा का प्रेशर आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं एक्सेस प्रेशर। इसे ही हम क्या कहते हैं? एक्सेस प्रेशर। एग्जाम में आपको यही पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस प्रेशर? इट इज अ डिफरेंट ऑफ, इट इज अ डिफरेंस ऑफ टू प्रेशर, it is a difference of two pressure inside and outside, where inside pressure is maximum as compared to outside pressure. अब देखो पेपर में और आता है, देखो कम नहीं आता, पेपर में ज्यादा आता है। तो आप कहेंगे सर ये शेप कॉन्वेक्स का है और अंदर वाला शेप सर कॉनकेव का है। यानी इससे हमें एक और चीज पता चल गई सर कि कॉनकेव का प्रेशर ज्यादा होता है। देखो एमसीक्यूज है, इसलिए मैं नोट करके बता रहा हूं कि अलग से आपको ये पता होना चाहिए। कॉनकेव का प्रेशर ज्यादा होता है, कॉन्वेक्स का प्रेशर कम होता है। क्या ये समझा?
अभी मैथमेटिकली मैंने आपको फोर्स के टर्म में बताया, तो मैंने डायरेक्ट बोला कि ये भी समझ जाएगा आपको, तो आई होप कि ये भी समझ गया। सबको पता है ना फोर्स और प्रेशर का रिलेशन आपस में क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बेसिक क्लियर हो रहा है? तो हम इस टॉपिक में यही पढ़ने वाले हैं, ये सारा बेसिक आइडिया मैंने आपको क्लियर करवा दिया, तो आराम से आप देखिएगा इसको। मैं अभी स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, सारी चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है? ओके, ठीक है। तो हमें पढ़ना क्या था बच्चों, ये तो क्लियर हो गया सबको, एक्सेस प्रेशर पढ़ना था, ठीक है? देखिए डायग्राम देखिए, आप सभी लोग डायग्राम देखिए। ये कोई तो भी ड्रॉप है, स्पेरिकल ड्रॉप है, ठीक है? इस ड्रॉप का हमें क्या निकालना है, एक्सेस प्रेशर निकालना है। कोई बबल बोलो, ड्रॉप बोलो, ठीक है? बबल या तो ड्रॉप, जो बोलना बोलो। ये बबल ड्रॉप का इनिशियल हमने मान लिया कि इसका कुछ तो भी रेडियस है, ठीक है? और इसके इंटरनल प्रेशर के कारण, इनसाइड प्रेशर के कारण आप बोल सकते हो कि ये एक्सपांड होना चाहता है। तो कितना एक्सपांड होगा, कितना एक्सपांड होगा? ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा होगा। तो मैं कहता हूं कि ये थोड़ा सा एक्सपांड होना चाहता है, ठीक है? डायग्राम इतनी अच्छी नहीं बनी है, बट आप समझिए कि क्या मैं बताना चाहता हूं। कितना स्मॉल, बहुत छोटा सा एक्सपांड होना चाहता है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि छोटा सा एक्सपांड होना चाहता है, यानी ऐसा समझिए, आप ऐसा समझिए, थोड़ा मैथमेटिकल टर्म से समझते हैं कि ये आपके पास 4 सेंटीमीटर है और ये कितना एक्सपांड हो गया, 0.4 सेंटीमीटर। देखो डायग्राम में मत जाओ, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, बड़ा करके मैं बता जरूर रहा हूं, फिर आप बोलोगे सर ये 4 सेंटीमीटर, ये 0.4 समझ में नहीं आ रहा सर। मैं ज्योमेट्री पे मत जाओ, भावनाओं को समझो। अब यहाँ पे मैं छोटा सा एरिया बनाने जाऊं तो आपको दिखेगा नहीं, वहां पे दिखना भी तो चाहिए कि नहीं? चलिए ट्राई करते हैं। ये लो छोटा सा एरिया, छोटा सा चेंज, ठीक है? बहुत स्मॉल चेंज होता है, तो अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? समझ गया? चलो यहाँ पे कहीं पे भी हम इसको ले लेते हैं, ये आपका डेल्टा आर, ये तो देयर इज अ स्मॉल चेंज। जैसे ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये कितना है सर, ये 0.4 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको समझ गया कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो ये एरिया बहुत छोटा सा चेंज हो रहा है। अगर मैं पहले की बात करता हूं, तो पहला मेरा जो एरिया है, इनिशियली एरिया स्फीयर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। और फाइनल रेडियस की मैं बात करूं, तो फाइनल क्या होगा, आर प्लस डेल्टा आर होगा, ठीक है? तो फाइनल ये क्या हो गया बच्चों, आर प्लस डेल्टा आर, और उसका भी होल स्क्वायर, 4 पाई लगेगा यहाँ पे, ठीक है? 4 पाई लगने वाला है, उसको लगा लें। ये हो गया मेरा फाइनल और इनिशियल। और सबको पता है ये जो थोड़ा बहुत वर्क होता है ना यहाँ पे, ये जो डिस्प्लेस हुआ है, थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के लिए कुछ अमाउंट तो वर्क लगा होगा, जिसे आप कहते हो सरफेस एनर्जी, जिसे आप क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी कहते हैं। तो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 आपकी सरफेस एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। क्या होता है बच्चों सरफेस एनर्जी, कोई बता सकता है मुझे? अरे फॉर्मूला याद किया है ना आपने, क्या होता है फॉर्मूला? वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम लिखेंगे टीडीए, टीडीए। तो ये आ गया बच्चों आपका टीडीए, फाइनल माइनस इनिशियल। बस हमें यही करना है। तो ये मैंने आपको रफ बता दिया है कि ऊपर ऊपर ऐसा कुछ कर, इस टॉपिक में हमें ये करना है। एक और चीज याद रखिएगा, डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, ये बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा। आप देख लीजिए 0.4 है, कितनी वैल्यू उसकी, बहुत छोटी वैल्यू। तो डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल। तो रफ आइडिया मैंने आपको बता दिया कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब मैं डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूं। तो रफ बहुत जरूरी था, अब स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिए इस ब्लैक स्क्रीन पर, ठीक है? ये व्हाइट स्क्रीन ही देखिए, ज्यादा समय बचेगा आपका यहाँ। तो पीओ क्या है, पीओ क्या है बच्चों, पीओ इज अ आउटसाइड प्रेशर। पी आई क्या है, ये लिखना पड़ता है स्टेट बोर्ड में, ये बोर्ड आईएमपी क्वेश्चन है, बोर्ड आईएमपी। लैपलास लॉ पूछ सकता है, एक्सेस प्रेशर बोल सकता है, फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप एंड बबल बोल सकता है। ये तीन तीन नाम रहते हैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, तो तीनों नाम आपको आना चाहिए। ओके, आ जाएगा? चलिए देखिए, अब ध्यान से देखिए, हर एक स्टेप में आपको अच्छे से बताऊंगा। तो आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले, थ्योरी में ये सारी चीजें लिखना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 1 आपका ये है कि इनसाइड क्या है, आउटसाइड क्या है, आर बी द रेडियस ऑफ द ड्रॉप एंड डेल्टा आर बी द डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा आर बी द डिस्प्लेसमेंट या फिर स्मॉल चेंज। तो मैं डेल्टा आर लिख देता हूं, डेल्टा आर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट
और स्मॉल चेंज इन रेडियस। जरूरी है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये सब चीजें क्या है। क्लियर है यहां तक? समझा? ये पहला पॉइंट आ जाएगा सबको। स्टेट बोर्ड है, स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। फॉर्मूला मुझे भी याद है, आपको भी याद हो जाएगा, लेकिन लिखते कैसे हैं, डिराइव कैसे करते हैं, इन सब चीजों पे बोर्ड एग्जाम ज्यादा ध्यान देता है। स्टेप बाय स्टेप मार्किंग पे बहुत फोकस किया जाता है, तो हम उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो डायग्राम में दिखता है वो सारी चीजें आपको लिखना पड़ेगा। तो सारी चीजें हमने लिख ली। अब पॉइंट 2 की बात करते हैं। दो दो एरिया हमारे पास। तो पहले एरिया की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला एरिया क्या दिख रहा है आपको? कौन सा एरिया लेना चाहिए? आप कहेंगे सर हम इनिशियल एरिया ले लेते हैं। क्या है इनिशियल एरिया? आप इसको A1 भी लिख सकते हो, ए आई भी लिख सकते हो। मैं आई नहीं लिखता हूं क्योंकि इनसाइड के लिए मैंने आई ले लिया है ना, तो इनिशियल के लिए आई नहीं लेते, हम 1 ले लेते हैं। नहीं तो कंफ्यूजन में आ जाओगे आप कि ये कैसे हो रहा है। बस 1 ले लो आप। तो पहले वाले का एरिया बताओ क्या आएगा? ये देखो अंदर का जो शेप है, अंदर का जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये खाली जगह स्पेस कितनी है? 4 पाई r² के बराबर। ये ड्रॉप है ना, स्पीयर फॉर्म में रहता है। अच्छा, ये तो चलो ठीक है। सेकेंड एरिया की बात करते हैं। फाइनल सरफेस एरिया बता दीजिए। तो आप फाइनल सरफेस एरिया क्या कहेंगे? पहला वाला तो इनिशियल वाला था, ये क्या है बच्चों? इनिशियल सरफेस एरिया। ठीक है, और ये क्या है? फाइनल सरफेस एरिया। कितना? 4 पाई। कितना हो गया? कितना हो गया रेडियस? बोलो, बोलो जल्दी से, कितना हो गया? ये आपका पूरा शेप आ जाएगा, ये पूरा, ये कंप्लीट यहां से यहां तक, ये पूरा कवर करना पड़ेगा, सारा स्पेस लेना पड़ेगा। तो पहले तो आर था और साथ में डेल्टा आर भी है, और उनका क्या है? होल स्क्वायर। यहां तक चलो ठीक है, डन। यहां तक डन। चलिए, अब देखो थोड़ा सा आपको ये भी पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। याद आ गया क्या? ऐसे ही कुछ यहाँ पे दिख रहा है हमको। तो चलिए करते हैं जल्दी से इसको सॉल्व। क्या आ जाएगा सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, और बोलिए क्या आएगा? 2ab। डन। 4 पाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 पाई r² प्लस 4 पाई डेल्टा r² प्लस 2r डेल्टा r। लेकिन एक चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, ये जो चेंज आपको दिख रहा है ये स्मॉल चेंज है। देयरफॉर इसका जो भी एरिया रहेगा वो निग्लेक्ट कर सकते हैं। इतना छोटा सा चेंज है तो हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ, ये 4 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे इसको करेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, 4 पाई r², 4 पाई डेल्टा r², 8r पाई गया है, इधर पाई लगाना पड़ेगा, 8 पाई r डेल्टा r। ठीक है, अब सही है। 4 2 8 पाई अपनी जगह पे हो गया। अब देखो क्या पता है हमें कि ये जो डेल्टा r² इज वेरी स्मॉल, तो बहुत छोटा है, इसीलिए हम जो उसके साथ में एरिया है उसको निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि डेल्टा आर का स्क्वायर भी तो होना है। मैंने बोला डेल्टा आर अगर आपका 0.4 है तो डेल्टा आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0.16 हो जाएगा, मतलब ये और छोटा हो जाएगा एरिया उसका, स्क्वायर होने वाला है। यानी कि 4 पाई डेल्टा r² इज निगलेक्टेड। कुछ इस तरीके से ध्यान में रखो, मैथमेटिकली जल्दी समझ में आता है, इसलिए मैंने वैल्यू पुट की। तो ये तो निगलेक्ट हो गया। अगर ये निगलेक्ट हो गया तो ये क्या है? 4 पाई r² प्लस 8 पाई r डेल्टा आर। क्या सबको यहां तक समझा? क्या सबको यहां तक समझ में आ गया? अगर कोई डाउट है तो आप हैंड रेस कीजिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़े। क्लियर है?
डन, आगे बढ़े। ओके, तो यहां तक हमें पता चल गया। पहले एरिया सर अगर 5 मीटर स्क्वायर था, अभी हमारा एरिया 5.2 मीटर स्क्वायर हो गया है। तो कोई मुझे बताए एरिया बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? तो आप कहेंगे सर साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे तो एरिया बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अगला स्टेटमेंट हमारा रहेगा, यहां तक हो गया क्या? स्क्रीनशॉट ले लिया? ये आपको लिखना है, ये क्या करना है आपको लिखना है, कितने बार? 5 टाइम। आप लोगों ने बोला है ना आपको 5 टाइम पसंद है, इसीलिए ये 5 टाइम रिटर्न होमवर्क है आपका। 5 बार में डेरिवेशन तो मुझे लगता है कि हो ही जाएगा आपका आराम से। तो 5 टाइम रिटर्न होमवर्क है। मैं जनरली 3 टाइम देता हूं, बट आप लोगों ने उस दिन कहा कि सर 5 टाइम ज्यादा बेटर है, इसलिए मैंने सोचा ठीक है 5 टाइम बेटर है। ओके, तो यहां तक हमें पता चला। कहां तक पता चला? ये दो एरिया पता चले। अब आपने जैसा कि कहा, स्टेप नंबर जो भी है थर्ड हो सकता है, इंक्रीज इन, एरिया बढ़ रहा है ना इसलिए मैं लिख रहा हूं इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, यानी क्या होगा? डीए फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, ये A2 कितना है? A2 कितना है? 4 पाई। A2 कितना है? 4 पाई r² प्लस 8 पाई r डेल्टा। ठीक है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 4 पाई r² प्लस 8 पाई r डेल्टा r। और A1 तो इजी है, A1 आपका 4 पाई r² आएगा। डन। कुछ कैंसल होता है तो करेंगे, नहीं होता है तो वैसे ही रखेंगे। क्या बच गया? 8 पाई r डेल्टा r। आ गया अपना डी ए। और हमको पता है, क्या पता है बच्चों? हमें वर्क का फॉर्मूला पता है। वर्क का फॉर्मूला होता क्या है सर? दो फॉर्मूले पता है। एक फॉर्मूला हमें पता है वर्क का, टीडीए होता है, और दूसरा पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अरे याद आ रहा है सबको? याद आया? पढ़ के रखा है ना आपने? तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? टी इंटू डी ए। एक और पता है, याद करो, वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। याद आया क्या? मैंने डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा आर पढ़ाया है आपको इस टॉपिक में, इस डायग्राम में। डेल्टा आर ही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, जो कि बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट था। तो डेल्टा आर हमारा यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? चलिए देखिए, अब ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट में यहाँ पे आपके पास दोनों चीजें आ चुकी हैं। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू, और यहां से हमारा डेरिवेशन खत्म होने वाला है। ठीक है, ये फोर्स आपको मैं बाद में बताता हूं, अभी बता देता हूं। ये फोर्स कितना है? ये फोर्स आपका बच्चों, ये फोर्स आपका प्रेशर, प्रेशर इनटू एरिया। और ये जो फोर्स है, प्रेशर आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, पी आई माइनस पीओ है। और एरिया तो सबको याद ही कर लेना चाहिए, 4 पाई r² है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ये एक्स्ट्रा टर्म समझ गई। तो अभी हम इसको लिख लेते हैं, टी इंटू डी ए। डी ए अपना कितना है? तो बाद में लिख लेते हैं, एफ इंटू डेल्टा आर। तो जो जो वैल्यू पता है उसको पुट कर लेते पहले। तो 4 पाई r डेल्टा आर। एक इंपॉर्टेंट स्टेप जिसको मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट थी इसीलिए रेड कलर से लिखा है, नहीं तो नहीं लिखा तो भी चलता है। यहां पे गलती होती है। और कुछ कट होता है? 8 पाई कैंसल, कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, और आर भी कैंसिल हो रहा है, आर बचेगा। और कुछ? हमें निकालना था एक्सेस प्रेशर। सो देयरफॉर एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू 2T अपॉन आर। और एक होता है एक्सेस प्रेशर, याद रखिएगा, सोप सोल्यूशन या तो ऑयल के लिए क्या होगा? 2T के सामने आ जाएगा 2 फॉर सोप सोल्यूशन या तो सोप बबल। ठीक है,
समझा डेरिवेशन सबको? इसका नाम होता है एक्सेस प्रेशर। याद रखिएगा, इसका नाम क्या होता है? एक्सेस प्रेशर। क्या सबको 3 मार्क का डेरिवेशन आ जाएगा अच्छे से? 5 टाइम प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से डेरिवेशन डिराइव किया है। दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप। ठीक है, सोप सोल्यूशन की बात करते हैं, सोप बबल की बात करते हैं। बहुत ही थिन लेयर होती है सोप, और सोप 2 लेयर, इट हैज अ 2 लेयर। ठीक है, सोप में कितनी लेयर होती है बच्चों? 2 लेयर होती है। अगर आप सोप सोल्यूशन को पानी के ऊपर ऐसे मिक्स करके रखते हो, ठीक है, तो जब आप देखते हो ना, तो सोप सोल्यूशन की एक बहुत थिन लेयर होती है पानी के ऊपर। अब सोप का जल्दी नहीं समझता, इसलिए मैंने दूध का एग्जांपल आपको दिया था। तो दूध में जो साय जमा होती है उसका, वहां पे थिक लेयर जमती है, इसलिए हमें जल्दी दिखता है। ऑयल की बात करता हूँ, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, ऑयल की बात करता हूँ। ऑयल की लेयर दिखी होगी आपने, पानी के ऊपर ऑयल की लेयर दिखी होगी। तो एक लेयर ऊपर होती है और एक लेयर नीचे होती है, जिससे थोड़ी सी थिन लेयर होती है। इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाता है, हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते। 10⁻⁹ मीटर की इतनी छोटी छोटी लेयर होती है, तो हम आंखों से देख नहीं पाते। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा जो लेयर की बात करता हूँ, वो दूध का एग्जाम्पल लेके बात करता हूँ। दूध की जो साय जमा होती है, उसकी लेयर की बात करता हूँ। तो राधिका क्लियर है? ठीक है, राधिका ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो चीजें हम देख नहीं पाते हैं उसे हम याद करके रख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप अगर सोप सोल्यूशन की लेयर देखोगे ना, तब आपको याद हो जाएगा कि हाँ सर, अब हमें याद हो गया कि इसकी 2 लेयर होती है। बट अभी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे प्रैक्टिकल करने का समय ही नहीं है। इवन आपके कॉलेज में तो कोई प्रैक्टिकल भी आपको करवाया नहीं जाएगा। इस साल आपने माइक्रोस्कोप को तो हाथ भी नहीं लगाया होगा, तो थोड़ा मुश्किल है, डाइजेस्ट करना पड़ेगा, इसे याद रखना पड़ेगा कि ऑयल या तो थिन फ्रेम वायर या फिर जो भी मैं कहूं सोप सोल्यूशन, उनकी लेयर आपको याद रखनी है, 2 होती है। ठीक है, तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड आईएमपी डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों आईएमपी। ओके, नेक्स्ट अभी हमें पढ़ना है एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस, वो भी अब हमें पढ़ना है आउटसाइड। तो ये वाला क्या था सर? ये वाला एक्सेस प्रेशर था, लेकिन इनसाइड अ ड्रॉप। ये याद रखिएगा, ये मैं रेड कलर से जब लिख देता हूं ना, तो समझ जाना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है। डेरिवेशन में आप गलती करोगे, मुझे पता है, ये इनसाइड आउटसाइड के चक्कर में। तो आउटसाइड अब पढ़ रहे हैं, पहले हमने जो पढ़ा वो इनसाइड था। ठीक है, तो एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस और आउटसाइड की मैं बात कर रहा हूं। तो इसको समझाने के पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आपको फिर से क्लियर कर दूं। जिन बच्चों को बेसिक नहीं आएगा वो बस इसको याद करना चालू रखेंगे, तो मैं ये कहता हूं कि याद करने से अच्छा समझना ज्यादा जरूरी है। तो पहले समझिए कि एक्चुअल में है क्या। ठीक है, मैंने आपको कोहेसिव और अधेसिव पढ़ाया है। सपोज मेरे पास ये सॉलिड सरफेस है, ठीक है, इस सॉलिड सरफेस में मैंने वाटर रखा है, ये वाटर ड्रॉप। तो वाटर ड्रॉप आपको पता है ऐसा फैला रहता है, ऐसा फैल जाता है। और एक मर्क्यूरी ले लेता हूं, मर्क्यूरी परफेक्ट स्फीयर रहता है, मर्क्यूरी बहुत शार्प स्फीयर बनाता है। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक वाटर ले रहा हूं और एक मर्क्यूरी ले रहा हूं, क्योंकि अभी जो टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं, आगे जो कैपिलरी पढ़ाने वाला हूं, उसके लिए आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आपको याद करना पड़ेगा, और याद करना मतलब रट्टा मारना, मतलब हार्डवर्क। अभी हम स्मार्ट वर्क पे ध्यान देते हैं, ठीक है, जिनका ध्यान नहीं रहेगा उनको हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो अभी ध्यान दो, ठीक है। हाँ, तो आपने देखा कि मर्क्यूरी की अगर मैं बात करूं, तो मर्क्यूरी मर्क्यूरी मतलब सेम सेम, ये आपस में कैसे हैं? आपस में मतलब मैं बात करूं तो मर्क्यूरी मर्क्यूरी की मैं बात करता हूं, यानी मैं कोहेसिव की बात करता हूं। ठीक है, और ये सॉलिड सरफेस को मैं ग्लास बोल देता हूं। ठीक है, सॉलिड सरफेस को मैं ग्लास बोल देता हूं, तो जल्दी समझ में आएगा।
तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ मर्क्यूरी और ग्लास की, यानी अडेसिव फोर्स की बात कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही सबको? अडेसिव। आप मुझे बताइए, क्या ग्लास के कांटेक्ट में ज्यादा है मर्क्यूरी कि अपने ही मर्क्यूरी मर्क्यूरी के कांटेक्ट में? ये मैं डिफरेंस में पढ़ा चुका हूं, केस 1, केस 2, केस 3, ऐसे 3 केसेस पढ़ाई थी, वहां पे मैंने आपको अडेसिव कोहेसिव बहुत डिटेल में पढ़ा दिया। एक बार वापस से रिवाइज करो, क्योंकि आगे का टॉपिक इसी पे बेस्ड है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, किस पे ज्यादा फोर्स है, किसके ज्यादा कांटेक्ट में? तो आप कहेंगे सर मर्क्यूरी के कांटेक्ट में ज्यादा है। मर्क्यूरी मर्क्यूरी ज्यादा कांटेक्ट में, मतलब कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। ठीक है, ओके। अब यहां बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाटर खुद से ज्यादा कांटेक्ट में नहीं है, ग्लास से ज्यादा कांटेक्ट में है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे सर? यहाँ पे वाटर वाटर यानी कोहेसिव, और यहाँ पे वाटर और ग्लास की बात करूं तो अडेसिव। डिफरेंट फोर्स मतलब अडेसिव, ये तो पता है ना। तो ये ज्यादा से ज्यादा किसके साथ कांटेक्ट में रहना चाहता है? ये ग्लास के साथ, मतलब अडेसिव ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे। समझ गए? मेरे हिसाब से ये केस नंबर 2 थी आप, जहां तक मुझे याद आ रहा है, और ये आपकी केस नंबर 3 थी। केस नंबर 2 और केस नंबर 3, मैं सारी चीजें आपको बेसिक से बता रहा हूं, ताकि अगला टॉपिक जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपको रटना ना पड़े। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, अभी क्या है, आपको एक्सेस प्रेशर निकालना है, तो फोर्स पता होना चाहिए, सरफेस टेंशन पता होना चाहिए, सारी चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल, आपके पास सपोज एक बीकर है, केस नंबर कुछ भी ले सकते हो आप, मैं 1 जो भी है, तो नंबरिंग में नहीं जाते हैं, ठीक है। केस नंबर 2 जरूर आपको बता देता हूँ, क्योंकि केस नंबर 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगला टॉपिक कैपिलरी पे आने वाला है, तो उसके पहले मैं थोड़ा सा आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ। ठीक है, तो ये है आपका मर्क्यूरी और ग्लास, मर्क्यूरी ग्लास, ठीक है। और ये आपका कुछ भी ले सकते हो आप, एक्यूट एंगल लेना है ना अपने को, 0 डिग्री नहीं लेना है, तो मैं इसको केरोसिन ले लेता हूँ, केरोसिन एंड ग्लास। मैंने वाटर नहीं ले रहा हूँ, मैं केरोसिन ग्लास ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम वही है, हमारे पास एक कैपिलरी अंदर में इंसर्टेड है। आपको पता है यहाँ पे शेप क्या बनता है? शेप ऑफ मेनिस्कस, याद आ रहा है किसी को? शेप ऑफ मेनिस्कस याद आना चाहिए। यहाँ केव बनता है, वहां वेक्स बनता है। शेप ऑफ मेनिस्कस, कॉनकेव, ठीक है। कैसा बनता है? कॉनकेव। और यहाँ पे शेप ऑफ मेनिस्कस कॉन्वेक्स, ठीक है। कैसे बनता है वो मैं बताऊंगा, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। यहाँ पे हमारा जो शेप बनता है बच्चों, वो बनता है कॉनकेव। अभी अभी बताया मैंने आपको, इतना शार्प नहीं बनता है, बट सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ऐसा बना रहा हूँ। यहाँ पे यहाँ पे राइज ऑफ लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड राइज करता है तो ऐसा शेप बनता है। इस साल आपने प्रैक्टिकल नहीं किए केमिस्ट्री में, किए रहते ना तो ये शेप वगैरह मेरे लिए आसान हो गया आपको इमेजिन करवाने के लिए, बट कोई बात नहीं, अभी आप इसको याद रखें। केमिस्ट्री में जब प्रैक्टिकल करते हो तो वहां पे एक टेस्ट ट्यूब रहता है, एक ट्यूब रहता है जिससे पानी ऊपर नीचे करते हो, पानी ऊपर नीचे जाता है जिससे, अब उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। और क्या हो गया, स्क्रीन चली गई, एक सेकेंड में व्हाइट स्क्रीन पे बता देता हूँ आप लोगों को। बाय मिस्टेक स्क्रीन चली गई, फिर से एक बार बता देता हूँ। केस नंबर 1 केरोसिन एंड ग्लास, और केस नंबर 2 मर्क्यूरी एंड ग्लास। क्या बताया था मैंने आपको? शेप ऑफ मेनिस्कस, शेप ऑफ मेनिस्कस क्या होता है?
कॉनकेव, ठीक है। और यहां पे शेप ऑफ मेनिस्कस कॉन्वेक्स, ठीक है, ऐसा। और हमने लिया था एक बीकर, उस बीकर में हमने रखा था कैपिलरी। आगे कैपिलरी भी पढ़ना है, इसीलिए कैपिलरी लगा देते हैं। और अगर शेप ऑफ मेनिस्कस कॉनकेव था तो राइज ऑफ लिक्विड होता है, लिक्विड राइज करता है तो शेप ऑफ मेनिस्कस हमेशा कॉनकेव रहेगा, अपवर्ड रहेगा, कॉनकेव अपवर्ड। और यहाँ पे राइज नहीं होता बच्चों, यहाँ पे फॉल होता है, ठीक है। फॉल लिखना चाहिए यहाँ पे, फॉल ऑफ लिक्विड। बताया था ऑब्ट्यूज एंगल बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल थीटा 90 से ज्यादा। और यहाँ पे एक्यूट एंगल। केस आपकी रिवाइज हो रही है, जितने भी केस मैंने पढ़ाई है वो सब रिवीजन में आ रही है, तो समझ लीजिए आप। तो जो भी पढ़ा रहा हूँ पढ़ते रहिए रेगुलरली, ताकि नेक्स्ट टॉपिक समझे आपको। नेक्स्ट टॉपिक को समझना है तो प्रीवियस टॉपिक पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो बनता है शेप, ये कॉनकेव बनता है, ठीक है। कॉनकेव शेप बनता है, राइज ऑफ लिक्विड होता है। तो यहाँ पे काफी सारा लिक्विड आपने ऐसा भर के रखा है इसके अंदर, जो भी होगा, मैं तो आपको केरोसिन ही बोल रहा था, ठीक है। और यहाँ का जो शेप बनता है वो शेप बनता है कॉन्वेक्स, ठीक है। ये कैपिलरी है, ये क्या है बच्चों, ये कैपिलरी है। और ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। लिक्विड के नाम पे केरोसिन दे रहे हैं हम। कैपिलरी ग्लास का बना होता है, पता है सबको, ठीक है। तो होता क्या है, दो चीजें होती है जो हम टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, टैंजेंट टू लिक्विड सरफेस, टैंजेंट टू लिक्विड सरफेस। देखिए जरूरी है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और दूसरा जो टैंजेंट होता है, टैंजेंट टू सॉलिड सरफेस। और ये टैंजेंट कहां होता है, ये टैंजेंट होता है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये भी बता चुका हूं, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो इसका जो टैंजेंट होता है ये टुवर्ड्स द, टैंजेंट जो होता है इसका टुवर्ड्स लिक्विड, और इसका अवे फ्रॉम सॉलिड, ठीक है। तो मैं यहां टैंजेंट ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। यहां हमने क्या ड्रॉ की, टैंजेंट। तो मैंने क्या ड्रॉ करना है, ये देखो टैंजेंट, ये टैंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। टैंजेंट ऐसे होता है कि ये टैंजेंट है क्या, नहीं सर। क्या ये टैंजेंट है क्या, क्या ये टैंजेंट है क्या, नहीं, ऐसी टैंजेंट नहीं होती। टैंजेंट क्या होती है, हमेशा टच करके जाना चाहिए, इस सरफेस को क्या करके जाना चाहिए, टच करके जाना चाहिए। तो टैंजेंट तो सर ऐसी टच करके जा रही है, सही बात है। लिक्विड इधर सॉलिड है, इधर सॉलिड है, कैपिलरी सॉलिड है ना, और ये केरोसिन आपका लिक्विड है। तो मुझे आप बताइए, एरो इधर जाएगा कि इधर जाएगा, मतलब नीचे की ऊपर, जल्दी बोलो। ठीक है, तो एरो कहां जाना चाहिए, अवे फ्रॉम सॉलिड, जो टैंजेंट है लिक्विड सरफेस का। टैंजेंट किसका, लिक्विड सरफेस। ये जो सरफेस आपको दिख रही है ये लिक्विड सरफेस की टैंजेंट है। ये हमेशा अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम किससे अवे सर, सॉलिड से दूर, सॉलिड से दूर। ओके, चलिए और एक बार देख लेते हैं, और एक बार देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। टैंजेंट सॉलिड सरफेस की टुवर्ड्स द लिक्विड। तो टैंजेंट सर, एक तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ध्यान दो, नहीं तो बोलेंगे सर यहां से बना दो। नहीं बच्चों, वहां से कैसे बनेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखना पड़ता है, ठीक है। क्या देखना पड़ता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पे है। तो मैंने क्या किया, एक टैंजेंट बना दिया ऊपर और एक टैंजेंट बना दिया नीचे। मुझे आप बताओ कौन सी टैंजेंट लूं,
टुवर्ड्स द लिक्विड कि टुवर्ड्स द सॉलिड? सारी केसेस याद भी होना चाहिए, ये तो अभी बता रहा हूं। तो आप कहेंगे कि सर ये जो सॉलिड के साथ जो टेंजेंट बनती है वो टुवर्ड्स द क्या होती है? लिक्विड। यानी सर ये वाली टेंजेंट को आप इरेज कर दीजिए। अच्छा इरेज हो गई। आप बताओ मुझे क्या ये एंगल एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है? तो आप कहेंगे कि एंगल एक्यूट है। ये हुई आपकी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर हुआ? तो लिक्विड बच्चों क्या करेगा? कॉन्केव अपवर्ड है सर, लिक्विड हमेशा राइज करेगा। तो राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इज अ कैपिलरी रिएक्शन। समझ गया? तो कैपिलरी रिएक्शन मतलब लिक्विड का राइज होना या तो लिक्विड का फॉल होना। अच्छा यहां पे बताओ सर, ये इजी था। अब ये बताओ, एक और चीज आपको मैं बताऊंगा जो रिजल्टेंट होता है वो बाद में बताऊंगा, पहले ये देखो। बताइए मुझे छोटी सी बात, टेंजेंट कहां होगा? सर यहां होगा टेंजेंट, यहां भी होगा टेंजेंट। क्या यहां ले सकते हैं? हाँ सर यहां ले लो, ज्यादा इजी जाए। ठीक है चलिए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया सबको। सबसे पहले ये है मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहां पे भी है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो टेंजेंट हमको ड्रॉ करना है, जो कि टेंजेंट कहां होनी चाहिए? ऐसे टच करके जानी चाहिए। ये एक और ये दो, ऐसे दो टेंजेंट बच्चों बना लिए मैंने। आप मुझे बताओ टेंजेंट टच करके जाती है ना? मेरी टेंजेंट टच करके जा रही है, ठीक है। ये ऊपर वाला एरो लूं कि नीचे वाला? बताइए यहां पे बताइए, ये ऊपर वाला एरो कि नीचे वाला? ये लिक्विड के लिए है, लिक्विड के लिए। ये टेंजेंट लिक्विड वाली है, तो आप कहेंगे सर लिक्विड वाली है, सॉलिड से दूर होना चाहिए। सॉलिड से दूर, सही बात है, सॉलिड से अवे। एक और टेंजेंट बना रहा हूं, बताइएगा। ये सॉलिड की टेंजेंट है, टच करके जाना चाहिए। ये ऊपर और ये नीचे। बताओ जल्दी से, ऊपर की नीचे? सर सॉलिड वाली है ना, तो टुवर्ड्स द लिक्विड होना चाहिए, यानी कि आपको ऊपर वाली मिटाना पड़ेगा। मिटा दिया मैंने। क्या ये एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा है क्या? हाँ सर एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा है। ये हुआ आपका बेसिक। क्या सबको पता चला कि एक्यूट कब बनता है और ऑब्ट्यूज कब बनता है? क्या पहले ये बेसिक समझ गया क्या कि एक्यूट कब बनेगा और ऑब्ट्यूज कब बनेगा? समझा? चलिए ये तो बहुत बड़ा बेसिक मैंने आपको बता दिया, जरूरी था। अब ध्यान देना, यहीं पे मैं थोड़ा सा इरेज करके या फिर दूसरी डायग्राम में आपको बता देता हूँ। ठीक है, दूसरी डायग्राम। तो आपको बेसिक क्लियर हो गया। तो अब एंडिंग एंडिंग चल रहा है, बेसिक जरूरी है, टाइम लगता है थोड़ा सा उसमें, इसलिए। ठीक है, फिर से वही बात, फिर से सेम बात सर, एक ही एक डायग्राम बन रही है, कॉन्सेप्ट वही है। ज्यादा ही शार्प हो गया ये तो। अच्छा ठीक है, और यहाँ पे भी कॉनकेव अपवर्ड। ठीक है, इसके अंदर क्या भरा पड़ा है? इसके अंदर आपको पता है लिक्विड भर के रखा है, ये पूरा लिक्विड है, केरोसिन है, समझ लो आप। इसके अंदर केरोसिन है और इसके अंदर मर्क्यूरी है। ठीक है, ऐसा कॉन्वेक्स बनता है। बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी आप सीख रहे हो। मतलब मर्क्यूरी देखो कुछ अजीबो गरीब बिहेव करता है। मर्क्यूरी बहुत बढ़िया चीज है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है इसके अंदर। फिजिक्स में तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है इसके। ठीक है, तो अभी अभी क्या पढ़ा आपने? अभी अभी आपने देखा कि टेंजेंट ड्रॉ कर रहे थे। ठीक है, अब देखो टेंजेंट को ड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा भी देखो यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या बन गई थी बच्चों? ये आपकी बन गई थी टेंजेंट। ठीक है, ये आपकी बन गई थी टेंजेंट। एक छोटी सी बात आपको पूछ रहा हूँ, अगर आपने केस नंबर 1 पढ़ी है, केरोसिन एंड किसकी पढ़ी है आपने? ग्लास। ठीक है, केरोसिन और ग्लास। मुझे बताइए जो रिजल्टेंट था, नेट या तो रिजल्टेंट, आपने रिजल्टेंट बोला है कि नेट बोला है? वो टुवर्ड्स द
लिक्विड रहता है कि सॉलिड रहता है? पार्शियली वेट करता है, ठीक है, पार्शियली वेट द सॉलिड। पढ़ा है सबने वो केसेस? याद आ रहा है? भूल गए? याद करो। नेट फोर्स रिजल्टेंट टुवर्ड्स द सॉलिड, टुवर्ड्स द सॉलिड। याद आ रहा है? टुवर्ड्स द क्या होता है बच्चों? सॉलिड। मैं बात अगर करता हूं मर्क्यूरी की, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको पढ़ाया, अच्छे से डिटेल में पढ़ाया, फिर भी आप जल्दी भूल गए। कोई बात नहीं। यहाँ देखो, केरोसिन है, प्योर ग्लास नहीं है, ठीक है। केस नंबर 2 है ये आपका मर्क्यूरी और ये आपका ग्लास। केस नंबर 2 चल रहा है, ये केस नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहेंगे सर ये केरोसिन केरोसिन मॉलिक्यूल और यहाँ पे केरोसिन ग्लास मॉलिक्यूल, यहाँ पे केरोसिन ग्लास मॉलिक्यूल ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ठीक है। तो केरोसिन केरोसिन हो गया, ये फोर्स क्या हो गया सर? केरोसिन केरोसिन हो गया। और ये सॉलिड के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं बच्चों? सॉलिड के मॉलिक्यूल इसको ऐसे खींच रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ठीक है। ये आपका कौन हो गया? ये आपका केरोसिन मॉलिक्यूल को ये ग्लास खींच रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो रिजल्टेंट किसकी तरफ होगा? जो फोर्स ज्यादा होगा उसकी तरफ होगा ना। जैसे मैं कहता हूं ये फोर्स की वैल्यू आपकी 4 है और ये फोर्स की वैल्यू आपकी, पहला फोर्स ये 3 है, तो रिजल्टेंट कहां होगा? ये रिजल्टेंट कहां होगा? रिजल्टेंट यहां पे होगा ना। समझा? रिजल्टेंट किसके पास होता है बच्चों? रिजल्टेंट हमेशा बड़े वाले फोर्स के पास होता है, ठीक है। क्लियर है ये बात? वेक्टर में पढ़ के रखा होगा। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इसका रिजल्टेंट होगा सॉलिड की तरह। सॉलिड क्या? ये है नेट या तो रिजल्ट। मैंने शायद रिजल्टेंट पढ़ा होगा तो रिजल्टेंट ही लिख देता। चलिए ट्राई कीजिए, यहाँ पे ट्राई कीजिएगा। सारी डिटेलिंग आपको दे रहा हूँ, नहीं समझता है इसको कोहेसिव बोल देता हूँ। आपको कोहेसिव पढ़ाया ना मैंने, इसको कोहेसिव बोल देता हूँ और इसको अधेसिव। तो आपको पता है कौन सा बड़ा होता है। अब ये सारी चीजें आपके नेक्स्ट टॉपिक में आने वाली है, इसको डायरेक्ट रट भी सकते, समझ भी सकते। मैं समझा रहा हूँ, जहां तक आपको समझता है समझिए, नहीं तो फिर याद तो करना पड़ेगा। 4 पॉइंट याद करने में क्या जाता है, बट समझ लिया पेपर में याद ही नहीं करना पड़ता, मन से लिख सकते हो आप। टैंजेंट बना दो सर, जल्दी से टैंजेंट बना दिया बच्चों ने। तो ये मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ बोल सकते हो, क्या कर रहे? खींच रहे। अब अब क्या करें? अब ध्यान दीजिएगा, मर्क्यूरी ग्लास की बात करता हूं। ये मर्क्यूरी और ग्लास, ये मर्क्यूरी और ग्लास। सर ये तो इधर आएगा, ये क्या है? ये क्या है बच्चों? टैंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। ये हो गया आपका मर्क्यूरी मर्क्यूरी। ये क्या हो गया? मर्क्यूरी और ग्लास। ये ग्लास है ना, ये क्या है? ग्लास है। कैपिलरी जो रहती है ना वो ग्लास से बनती है, ग्लास कैपिलरिटी, ठीक है। तो कौन सा फोर्स बढ़ा सर? कौन सा फोर्स बढ़ा? बोलिए, जल्दी बोलो। कौन सा फोर्स बढ़ा है? तो आप कहेंगे सर ये फोर्स बढ़ा है, तो जो रिजल्टेंट होगा, देयरफॉर रिजल्टेंट कहां होगा? टुवर्ड्स द लिक्विड। टुवर्ड्स से बेटर वर्ड आता है इनसाइड। सो देयरफॉर रिजल्टेंट इनसाइड सॉलिड। तो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक इसी बेसिक्स पे डिपेंड है। क्लियर है सबको? क्या बेसिक पढ़े हमने, मैं आपको बता भी देता हूं। जो बेसिक आपको मैंने पढ़ाया है वो ये बेसिक इस पे डिपेंड था, यानी हमारे पिछले टॉपिक पे ये नया टॉपिक डिपेंड था, ये वाला टॉपिक। याद किए सबने ये केसेस अच्छे से? क्योंकि आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है वो इन्हीं पे टॉपिक पे है। ये सब आपको आना चाहिए थेरोटिकली विथ डेरिवेशन, ठीक है।
ये आपका केस नंबर 2, मर्क्यूरी एंड ग्लास, मर्क्यूरी और ग्लास। डन हो गया। चलिए ओके, सबसे पहला और सबसे इजी वाली स्टेप की बात करता हूं। ये समझ गया होगा ये कौन सा फोर्स है, ये सरफेस टेंशन वाला फोर्स है। जो लिक्विड का एरिया क्या करता है, सरकमफेरेंस में ही लगता है, वो भी लिक्विड का एरिया क्या करता है, छोटा करना चाहता है। और आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल, मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, पॉइंट ए और पॉइंट बी की बात करता हूँ, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी की बात करते हो, तो मुझे आप बता सकते हो इसका प्रेशर क्या होगा, सेम सेम, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। ये तो पहले ही पढ़ चुके, स्टार्टिंग तो यहीं से की थी हमने। नेक्स्ट बताओ किसका प्रेशर ज्यादा होगा, कॉन्वेक्स का ज्यादा होगा कि कॉन्केव साइड का ज्यादा होगा, जल्दी बोलो। यहाँ पे कॉन्केव साइड है और ये ऊपर वाला साइड क्या है, कॉन्वेक्स है। जल्दी बोलो, आपको पता है, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर ये कॉन्केव है, कॉन्केव यानी प्रेशर ज्यादा होता है, तो जो कॉन्केव साइड में है उसका प्रेशर ज्यादा है। तो कौन है कॉन्केव साइड में, सर बी है, तो बी का प्रेशर बच्चों ज्यादा होगा। क्या इतनी छोटी सी बात समझ में आ रही है, छोटी सी बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल सिंपल है अभी तो। नेक्स्ट अगला, आप बताइए किसका प्रेशर ज्यादा है। जो कॉन्केव साइड में है सर उसका प्रेशर ज्यादा है। ये कॉन्वेक्स सरफेस दिखी आपको, ये कॉन्केव सरफेस दिखी। यहां पे हम बोलेंगे फॉल ऑफ लिक्विड, यहां हम कहेंगे राइज ऑफ लिक्विड। जल्दी बोलो किसका प्रेशर ज्यादा है, ए का ज्यादा है कि बी का, फटाफट बोलिए, इतना टाइम नहीं है यहाँ पे। आप बोलेंगे सर अभी अभी आपने पढ़ाया, क्या पढ़ाया बच्चों, जो कॉन्केव साइड में रहता है उसका प्रेशर ज्यादा होता है। क्लियर हुआ, तो ए का प्रेशर ज्यादा है। डन, क्लियर हो गया। तो आज के लिए बस इतना, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।